हेलो एवरीवन। तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये 3rd चैप्टर है। तो चैप्टर 3rd आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक के हमने जो लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो चार्ज होता है, हाँ अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हमारे पास चार्ज है, ठीक है, वो क्या था बेटा? एट रेस्ट पे था, राइट। जो चार्ज था वो कहां था? रेस्ट पे था, जिसको हमने किस में पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो चार्ज है वो क्या करेगा? मोशन करेगा। अभी क्या करने वाला है ये चार्ज? क्या करेगा? मोशन करेगा। हमने रेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या क्या होता है। अभी चार्ज कहाँ रहेगा? मोशन होगा। अभी मोशन में भी 2 कैटेगरी आती है। एक तो क्या आती है बेटा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। एंड दूसरी क्या होती है? वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो? वेरिएबल हो। मींस टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो। जब वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट होगी तो उससे क्या पड़ेगा? क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। इसका मतलब क्या है? ये एक्सीलरेशन आएगा इसमें और इसकी वजह से क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पढ़ेंगे हम किसमें? 3rd या 4th चैप्टर में। ठीक है, तो 3rd नहीं 4th या 5th चैप्टर में। तो अभी 3rd चैप्टर में क्या बात करेंगे हम? सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस देखेंगे, राइट। चलो, तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज करंट। अभी हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में कि चार्ज क्या होता है, तो इसमें से देखेंगे हम करंट क्या होता है। तो क्या होता है करंट? करंट बेसिकली क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ड्यू टू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज मानो तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, राइट। इसका एक क्रॉस सेक्शन है, सपोज मान ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया तो ये भी है, ठीक है। ये कोई क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। अब इस एरिया से जितना जो चार्ज है फ्लो होगा, ठीक है, जितना चार्ज इस एरिया से फ्लो होगा, यानी कि इस एरिया से जितना चार्ज पास होगा पर यूनिट टाइम, टी टाइम में, राइट। सपोज मान लो कि डी क्यू चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है और डी टी टाइम में, इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो नोटेशन है बेटा क्या है? आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ते हैं। आई इक्वल टू क्या आ गया यहां से? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रिपीट करता हूं, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अभी ये जो तुम्हारा करंट आया है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मींस उसी क्षण पे हमने जब देखा कि dt टाइम में कितने चार्ज पास हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, उसी क्षण में। अब ये मुझे आई एवरेज निकालना हो तो कैसे आएगा आई एवरेज? ये सब 11th में पढ़ चुके हैं ना कि वेलोसिटी एवरेज कैसे आती है और वेलोसिटी इंस्टेंट टाइम पे कैसे आती है। तो क्या आएगा वो? dq अपॉन dt, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? पढ़ा था ना 10th में। SI यूनिट होती है इसकी q अपॉन t हो गया, ठीक है। q अपॉन t मींस कूलम पर टाइम, और इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पियर, राइट। क्या होती है SI यूनिट इसकी? एम्पियर। डायमेंशन a। और आपने क्लास 11th में देखा होगा कि जो एम्पियर है ये तुम्हारी एक फंडामेंटल क्या है? यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है ना, तो उसमें से एक क्या थी हमारी? एम्पियर थी। तो इसी टॉपिक पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज मानो मेरे पास Q चार्ज है 4t², Q चार्ज है 4t² प्लस 5t प्लस 6, राइट। अभी तुम्हें क्या निकालना है?
करंट निकालना है जो कि एक कंडक्टर से पास कर रहा है ऑब्वियसली। क्या क्या निकालना है तुम्हें? आई एवरेज, ठीक है, आई एवरेज 0 to 3 सेकेंड, और एक निकालना तुम्हें आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एट 3 सेकेंड। मतलब क्या है इसमें? आई एवरेज मीन्स 0 से 3 सेकंड के इंटरवल में, 0 से 3 सेकंड के इंटरवल में कितना करंट पास हुआ। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब हमने 3 सेकंड पर ही देखा, ठीक है, उस 3 सेकंड पर कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो ट्राई करो इसको एक बार। भैया देखते हैं, चलो सॉल्यूशन। फर्स्ट का हमने क्या बनाया था फॉर्मूला? आई एवरेज, क्या देखा था बेटा? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी क्यू क्या है? कितना चार्ज उसमें से पास हो रहा है, चेंज इन चार्ज। अगर मैं देखूं ऐसे कंडक्टर है मेरा, सपोज मानो टी इक्वल टू 0 पर यहां है और टी इक्वल टू 3 सेकंड पे यहां आ गया, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना है चार्ज पास हुआ, इस क्रॉस सेक्शन कितना चार्ज पास हुआ, इसका क्या है डिफरेंस जो है डी क्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे? चार्ज 3 सेकंड पे, 3 सेकंड में कितना पास होगा उस पे? 4 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन डी टी टाइम कितना है? 3 सेकंड ही है, माइनस के, अब 0 का निकालो, ठीक है, 0 का इसमें 0, ये 0 और ये कितना आएगा? 6 आएगा। समझ में आया कैसे आए? हमने क्या किया, ये 3 सेकंड की जो वैल्यू है टी की, उसको क्यू में पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा? चार्ज फ्लो 3 सेकंड पे मिलेगा। उसका क्या किया? 0 को पुट किया, तो अब 0 को पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 6 बचेगा बस, ठीक है। 6 से 6 गया, 5 3 जा 15, आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो वैल्यू आएगी। ओके, इसको कर लेना 3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 5 3 जा 15, ऐड करके लिख लेना। अभी क्या निकाल रहे हैं हम? आई इंस्टेंटेनियस। क्या होता है बेटा? डी क्यू बराबर डी टी। क्यू क्या तुम्हारा? व्हाट इज क्यू? 4t स्क्वायर 5t प्लस 6, तो डी टी बराबर 4t स्क्वायर 5t प्लस 6, राइट। तब इसको करेंगे क्या आएगा? 8t प्लस 5, ये आ गया तुम्हारा आई। कितने पर देखना है हमें? एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 24 प्लस 5 29 एम्पियर। विदाउट, ठीक है, सिंपल सा था। क्या दे रखा था? क्यू दे रखा था, उससे क्या किया हमने? आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस निकाला है। चलो, अगर तुम्हें आई दे रखा हो तो क्यू निकाल लोगे ना। अगर तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन में आई दे रखा हो तो क्यू निकाल सकते हो ना। कैसे? कि अगर आई इक्वल टू क्या था? डी क्यू बराबर डी टी, ठीक है। इसको अगर मैं इधर लाइन ले जाऊं तो डी टी बराबर डी क्यू, ठीक है। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं बोथ साइड तो डी क्यू बराबर आई डी टी। T1 चार्ज पर ऐसे करते हैं ना, लिमिट लगाते हैं। T1 टाइम में कितना चार्ज था? सपोज मानो Q1, और T2 पे कितना चार्ज था? Q2, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है तुम्हारा I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। क्या पूछा है? फाइंड द क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। ये भी 0 to 3 सेकेंड है कि 0 से लेकर 3 सेकेंड के अंतराल में कितना चार्ज फ्लो होगा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में। ये हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? अभी हम I इक्वल टू डी क्यू बराबर डी टी, राइट। इसको यहां लीजिए, आई डी टी इक्वल टू डी क्यू। अभी क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट बोथ साइड, और इंटीग्रेट आपको सिखाए होंगे 11th में, ठीक है। तो आई डी टी और ये डी क्यू इंटीग्रेट। अब क्या करते हैं बेटा? इसमें लिमिट रखते हैं। जब टाइम 0 होगा
जब टाइम 0 होगा तो चार्ज कितना होगा, 0 ही होगा, स्टार्ट ही हुआ होगा, तब चार्ज 0, टाइम 0 पर। जब टाइम तुम्हारा 3 सेकंड हो जाएगा, जब तुम्हारा टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q, सपोज मानो Q चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कीजिए 0 3, आई की वैल्यू क्या है, t² + 1 dt। ठीक है, 0 Q और ये dq। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कौन कौन से, x की पावर n dx, अगर इसका इंटीग्रेशन दे रखा हो क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये 11th में आता है, 11th में है, और जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं। ठीक है, एक ये इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, उसका क्या आता है बेटा, cx। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ cx आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अभी देखो ये क्या है, t²। नेक्स्ट पे देखते हैं 0 to 3 t² + 1 dt, कितना आ गया, ये चार्ज आ गया। अभी क्या करेंगे, इसमें t² का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या था अभी, x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो कितना हो गया ये 3/3, और 1 का कितना होगा, सिंपल t। लिमिट पुट करेंगे 3 और 0, लिमिट पुट करना आता है ना, नहीं आता तो सीखिए। अगर मेरे पास एक ये कोई इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट दे रखा है a से b, और ये मेरा कोई फंक्शन था fx dx। ठीक है, अगर ये मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन है, अगर मेरा सपोज मानो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा कोई gx फंक्शन मिला तुम्हें, ठीक है भाई, फंक्शन है तो ये gx फंक्शन मिलेगा, राइट। तो कैसे करते हैं इस पे, ये लिमिट है, ये होती है बेटा अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट की, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे लिमिट को पुट किया जाता है। तो देखिए ये तुम्हारा एक फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसका क्या करेंगे हम, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट किया 3 की पावर 3/3 +3। ठीक है, इसके बाद माइनस के लोअर लिमिट पुट कीजिए 0, ये तो 0 ही है। ठीक है, अभी क्या है, कितना आएगा ये, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नीचे भी 3 है, कितना बचा 9, 9 और 3 12, 12 क्या है, चार्ज का यूनिट कूलाम, 12 कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी अगर इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि ठीक है, ये तो तुम्हारा आ गया फ्लो ऑफ चार्ज, इतना चार्ज तुम्हारा क्या होगा बेटा, फ्लो होगा। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कितने इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में फ्लो हो जाएंगे, तो निकाल सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में क्या था बेटा, अगर चार्ज पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, Q = 12 कूलम, ये आ गया चार्ज। अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि एक बार बताओ इसी टाइम के इंटरवल में इसी क्रॉस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, Q = N × E, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे पुट कीजिए 12 = N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फाइंड करना है, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी कूलम है और ये भी कूलम है, कट जाएगा, तो N = 12 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 12 अपॉन 1.6 × 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड देना है, कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो अब तक क्या पढ़ा हमने, अब तक पढ़ा इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट क्या होता है, करंट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर चार्ज दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, एज अ चार्ज दे रखा हो फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट कैसे निकालते हैं, या फिर अगर करंट दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आना जरूरी है इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्या हम, अभी जो ये करंट हो रहा है तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इसके पीछे फिजिक्स क्या है इसकी।
तो इसके लिए एक थ्योरी है क्लासिकल फील्ड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड नहीं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। ठीक है बेटा, कि कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो होते हैं, उस बेसिस पे एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, नाम है। इसी थ्योरी से हम क्या 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 डिफाइन करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने वाले हैं, क्या होता है, पढ़ा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो निकालने वाले हैं। इसके बाद मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ हो गया। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और इसी को आगे करते हुए हम यहीं से निकाल के आते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। इसी थ्योरी को पढ़ने के बाद वो सब आप पढ़ पाओगे। तो क्या कहती है थ्योरी है कि सपोज मानो तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है, अरे अच्छा सा कंडक्टर नहीं बनाएगा, एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर है तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो भाई, मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। अभी क्या है, जब ये कंडक्टर है, मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, ई एक्सटर्नल, तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। कैसे होगा, इस साइड क्या आएगा, नहीं इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना इसमें, इस साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। जस्ट अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता है। और नेट क्या आता है, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो ही है, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी क्या है, जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ये देखो इससे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये सब तब था तुम्हारा जब तुम्हारा कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उस पर नहीं था, सोर्स थोड़ी है। तो अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये एक मोशन कर रहे हैं। कैसे मोशन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव। अब इनके पास क्या है, थर्मल एनर्जी है, ये अपनी थर्मल एनर्जी के थ्रू क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। आप पढ़े होगा केटीजी में कि क्या होता है थर्मल एनर्जी, 3/2 केटी केवीटी, ये होती है। तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड कंडक्टर, वो क्या है, अलग है भाई, क्योंकि इनसाइड टेम्परेचर कुछ है, आउटसाइड कुछ है। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या है, इसमें थर्मल एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। इनका मोशन क्या है, रैंडम है, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। तो नेट जो इसकी स्पीड है वो क्या है, अभी जीरो है। अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी क्या किया, हाँ एक और चीज लिख लो इसमें, जो नेट स्पीड है u एवरेज, बहुत से इलेक्ट्रॉन है, u1 u2 u3 u4 u5 u6, उन सबको मिला के un तक क्या है, जीरो है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मीन्स एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ये वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो आपस में क्या हो रहा है, इनका स्पीड कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस कंडक्टर से क्या करते हैं हम, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। वो क्या करेगा, तुम्हारा एक एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करेगा। चलो मस्त सा एक बैटरी बनाते हैं, सब कुछ सही था अभी तक। हाँ, इस कंडक्टर का बेटा लेंथ क्या है, L है, मान सकते हो, और इसका एरिया A मान सकते हो, ठीक। अभी क्या किया हमने, इसको एक V बैटरी दिया, सब कुछ है इसमें, ये एक्सटर्नल फील्ड भी है,
इस साइड इसमें अगर V बैटरी लगाया, अब क्या होगा, जैसे ही बैटरी लगाया इसमें, तो जो जो इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था ना, वो कहाँ हो जाएगा, अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चार्ज इस पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था ना, कि यहाँ क्या आया था, माइनस प्लस आया था ना, जो भी चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, अब वो क्या करेगा, फ्लो करेगा इस बैटरी के कारण। ठीक है, अब जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब जब चार्ज फ्लो होगा, सपोज मानो ये इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, किसकी वजह से मूव करेगा, इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कैसे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe, दैट इज, ठीक है, ये पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मस्त मूव करेगा इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का इसमें। चलो, इस इलेक्ट्रॉन का एक मास भी होगा, अगर ये मूव कर रहा है तो उसको न्यूटन लॉ के इक्वल क्या लग सकते हैं हम, फोर्स इनटू मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन आया हमारा -E अपॉन m। पकड़ लो इसको अच्छे से, मस्त। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो सिर्फ A = E/m। ये क्या आया तुम्हारा, एक्सीलरेशन आया। अच्छा, मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक्सीलरेशन है। लेकिन स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, इस कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो मूव कर रहा होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसके पास तो एक्सीलरेशन आ गया, तो ये कुछ इसमें कुछ तो लफड़ा वफड़ा हो रहा है, मतलब कुछ दिक्कत हो रही है। तो क्या हो रही है वही समझते हैं अभी हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर था, इसमें मस्त इलेक्ट्रॉन निकला कहीं से और ये मस्त मूव कर रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, मूव करते करते अपने कर्नल्स जिससे ये निकला है, जिस एटम से ये प्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा। सपोज मानो ये मेरा एक कर्नल है, मीन्स आप बोल सकते हो कि एक बॉल टाइप है, कोई हैवी है, एक एटम है ये, जिससे प्रोड्यूस हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सब भाई कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, इसको क्या करेगा, एक कॉलिजन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ से गया, यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ से गया, क्योंकि रैंडम जाएगा ना ये, यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ से गया, यहाँ कोलाइड किया। ठीक है, ऐसे जिग जग करते करते मस्त कोलाइड करेगा। फिर क्या करेगा, ये एंड में जाके एक कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। ठीक है, ऐसे जिग-जग मोशन करते करते, कोलाइड करते करते एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कोलाइड करते जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो इसकी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। भाई कोलिजन करेंगे हम, कोलिजन क्या होता है कि एक मास m1 है, मास m2 है, जब ये v वेलोसिटी जा रहा है, जब इससे क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, तो इसकी v तो चेंज होगी ना, तो ऐसे इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है पूरा, तो ये कुछ वेलोसिटी इसको देगा, तो कुछ तो डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे डिक्रीज होते होते ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। अभी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोलिजन कर रहा है ना, तो इस कोलिजन के जो टाइम इंटरवल है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम, टाउ से नोट करते हैं इसको। ठीक है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन
उसको बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। अगर मैं इसका टाउ एवरेज निकालूं कि टाउ एवरेज क्या होगा, तो टाउ एवरेज अगर मैं निकाला जाए तो कैसे निकलेगा वो, टाउ 1 टाउ 2, भाई पहले कोलॉइड करेगा, फिर दूसरा कोलॉइड करेगा, फिर तीसरा कोलॉइड करेगा, ऐसे ही करते 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 टाउ n अपॉन n। ये n थोड़ा सा लेते हैं, और ऐसे अगर मीन फ्री पाथ उसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, लैम्डा से। अगर लैम्डा एवरेज निकाला जाए तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा n अपॉन, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या था बेटा, टाउ का और लैम्डा का खेल हो गया। अभी हम ड्राइव करते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलो डालिए हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया ना क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन के बाद अचीव करता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और वो क्या होती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, राइट। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कैसे भी लिख लो। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा कि ये टाउ 1 टाइम दे रहा है, और u1 वेलोसिटी, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो थर्मल वेलोसिटी है वो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और लैम्डा 1 इसका कुछ क्या है, डिस्टेंस है, तो जो मीन फ्री पाथ है। और फाइनली क्या कर रहा है ये Vd1 क्या कर रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव कर रहा है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो उन सबको क्या ले लेंगे हम, एवरेज लेते हैं, राइट। अब एवरेज लेंगे तो सपोज मानो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस AT, ये पढ़ा हमने। तो अगर मैं हर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए, सबका सेम है क्योंकि ए क्या था, e और m और टाउ एवरेज वहां पे, तो e और m बराबर है, तो ए सबका सेम है, तो v इक्वल टू v1 a, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, टाउ 1, vt इक्वल टू u2 a टाउ 2, v3 इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे करते 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 n तक लिखिए। चलो मैं ही लिख देता हूँ, vn इक्वल टू, और ये v क्या है तुम्हारी, यही तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक एक डायरेक्शन की, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, v है जो, और u क्या है तुम्हारी, u तुम्हारी थर्मल वेलोसिटी है, जो भी तुम्हारी u आ रही है, un प्लस a टाउ n, ठीक है। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज की उनकी एक एवरेज वेलोसिटी, क्या, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी जाएंगे, सेम वेलोसिटी जाएंगे, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सेम है, तो सेम वेलोसिटी जाएंगे, तो उनको क्या कर सकता हूँ मैं, ट्रीट कर सकता हूँ एक ही पार्टिकल की तरह। तो अगर मुझे उसका एवरेज निकालना हो, v एवरेज, और आप इसको vd बोलते हो, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक एक पार्टिकल की, एक एक डायरेक्शन में। तो v एवरेज निकालना हो, क्या करूंगा मैं इसको, v1 v एवरेज और vd क्या होगा, ये v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n, ऐसे निकालते हैं एवरेज, ठीक है। तो पुट कीजिए, जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा u1 प्लस a टाउ 1, ऐसे ही u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 डॉट 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 n तक, है ना, अपॉन n। क्या किया हमने अभी, ये था तुम्हारा सिंगल। अब क्या किया हमने, एवरेज निकाला, जिसको एवरेज निकालने से क्या निकलेगा, मैं एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पता चलेगी, हाँ भाई वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है। जब मेरा ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, ऐसे मूव कर रहा था ना, जिग जैग, तो इसका हमने क्या कर लिया, एक एवरेज वेलोसिटी निकाल ली कि या इस साइड गया तो u1 मान लो, यहाँ u2 आ गया, यहाँ u3 आ गया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो ये u3 गया, ये u4 गया। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, इसको पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद
एवरेज निकाला, उसी एवरेज क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन n। v1 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, v2 v3 और vn पुट किया, u1 प्लस a1 प्लस u2 प्लस a2 प्लस u3 प्लस a3 डॉट 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 n टाइम डिवाइडेड बाई n। अब क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट इनको लिखिए। u1 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट 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 un अपॉन n, और a τ1 a τ2 a को कॉमन लेके τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अपॉन n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, vd u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये n, और a मैंने सेकंड टर्म से कॉमन लिया, क्या आ गया बेटा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn तक जो भी है अपॉन n। ये चीज क्या थी हमारी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, जो कि कितना था, 0 था। ठीक है, वो क्या था तुम्हारा, 0 था। तो अभी क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, e, और e अपॉन m टाउ एवरेज। ये क्या निकल के आया तुम्हारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये टर्म तो 0 हो गया, देखा था ना इनिशियल में, क्योंकि ये क्या है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है, रैंडम मोशन हो रहा था इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। ए एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, e अपॉन m, और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn अपॉन n क्या था, टाउ एवरेज। इसको एवरेज ना लिख के आप सीधा सीधा टाउ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, vd इक्वल टू e टाउ अपॉन m। इसमें देखिए e क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक रिलेशन बनाया था E इक्वल टू वी बाई एल। हमारे पास E थोड़ी है, हमारे पास क्या है, वी बाई एल। पोटेंशियल कितना है, वी बाई एल। तो पुट कीजिए, वी डी इक्वल टू E का वैल्यू पुट कीजिए, वी बाई एल, तो कितना आएगा, E V अपॉन M L टाउ। ये ड्राइव करने को आता है 5 मार्क्स का बोर्ड में। ठीक है, ये ड्राइव करने को आएगा। अच्छा, अगर मैं पूछ तुमसे कि मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ पिछले में क्या है, डिस्टेंस है, लैम्डा n बोल सकते हैं इसको। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं वी डी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, एवरेज टाइम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या, एक और क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, क्या कि करंट वर्सेस वीडी, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या क्या रिलेशन है, ये हमसे पूछा जाता है। चलो, हेडिंग क्या है हमारी, रिलेशन बिटवीन करंट जो कि I है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी PD। ठीक है, इसका हम रिलेशन फाइंड करना है। सबको पता है क्या होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, वही स्टार्ट करते हैं। अज्यूम मानो तुम्हारे पास क्या है, एक अज्यूम कीजिए कंडक्टर है सेम, ये मस्त कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, चलो मस्त कंडक्टर है। अभी क्या होगा, यही एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये सारे पैरामीटर वही हैं सेम। मस्त बैटरी से कनेक्ट किया। हमें पता है कि वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एन टाउ, ये हमको क्या है पता है अभी तक। चलो अभी क्या देखते हैं हम, करंट और वीडी का रिलेशन। तो उसके लिए आप मान लीजिए कि ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसलिए करंट क्या होता है, करंट क्या होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी, कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से उस
इंटरवल में कितना, मतलब उस इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा। ये तुम्हारा मान लीजिए A1 है, कोई A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया सबका सेम है, सिर्फ नाम दिया है A1। और ये मान लीजिए कि तुम्हारा जो है वो तुम्हारा A2 क्रॉस सेक्शन है, एरिया सेम है, सिर्फ नाम दिया है A1 और A2। अभी क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें बैटरी कनेक्ट किया है तो करंट फ्लो होगा मस्त। ये अगर बैटरी है मेरा, मस्त करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। सपोज मानो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मस्त फ्लो हो रहे हैं, और इसमें मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें, ठीक है, मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होगा, ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये है तुम्हारा dt, कि एक अक्षर में मैंने माना 0 टाइम पे, एक माना t टाइम पे, तो इनका जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा है, dt टाइम। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन होते होते यहाँ आ गए वो। अभी मतलब ना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो कंडक्टर है, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है एक बार में भर जाएगा भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे, इसके पीछे वाले इसके पीछे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे तो होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके पीछे वाले इसके पीछे आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर इसके बाद ये यहाँ आएंगे। अभी कैसे, अगर इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए ये क्या बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होता है, उसको नोट करते हुए हम क्या, किससे, n से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने क्या किया, n से नोट किया। अगर मुझे ये निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उससे क्या होता है, देखो हमें पता है कि चार्ज क्या होता है तुम्हारा, चार्ज होता है dq, मतलब हाँ, करंट क्या होता है, dq अपॉन dt, ठीक है, ये होता है। और dq क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है dq। भाई चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, ये होता है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए उस टाइम में तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है बताएंगे, रुक जाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वॉल्यूम है ना, इसके जो दो क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच का ये क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर ये dt टाइम है और इसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, vd है, तो मुझे वो लेंथ मिल जाएगा। कितना लेंथ मिलेगा, l डैश वॉल्यूम, तो vd dt, ये होता है टाइम बराबर स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से क्या निकलेगा, ये लेंथ निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, ठीक है। अगर मुझे एल डैश निकालना है कि उन इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो स्पीड क्या है उनकी, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम क्या लिया है हमने, dt, ठीक है। ये मेरा क्या गया, L। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। ये तुम्हारे क्या देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन एरिया, एरिया ये, और एल क्या है, vd अपॉन dt, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, n a vd dt। ये d और d थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ये इसके सफिक्स में है, ठीक है। अब रखिए I इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt।
और डी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में डी टी। ठीक है, ये क्या है अभी, एन ए वी डी डी टी, एन ए वी डी डी टी अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट गया। ठीक है, ये हो गया आई। और एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई आ गए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एन ई ए वी डी। ठीक है, वेयर एन क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी क्या है तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जो वेलोसिटी की होती है, क्योंकि ये भी तो एक वेलोसिटी है। ठीक है, मिल गया ना हमें, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर इसको और भी लिखें हम आगे जाके, तो वी डी को क्या लिखा था हमने अभी, ई वी अपॉन एम एल टाउ, यही था ना। हाँ, वी डी इक्वल टू क्या था, ई वी एल टाउ अपॉन एम, ई वी एल टाउ अपॉन एम, यही है ना रिलेशन वी डी का। हाँ नहीं, ई वी एम एल है नीचे, ये एल यहां कहां से आ गया, टाउ अपॉन एल है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल, वी बाई एल। वी डी क्या था बेटा, ई वी टाउ अपॉन एम एल। वी डी को यहां पुट कीजिए, आई इक्वल टू एन ई ए, वी डी हमने ड्राइव किया है, तो एन ई ए ई वी टाउ एम एल। ठीक है, ये क्या आ गया, आई, आई इक्वल टू एन ई ए स्क्वायर हो गया टाउ, और ये हो गया तुम्हारा एम एल। ठीक है बेटा, एम एल, और ये आ गया वी। अच्छा, ये अब देखो एन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास वो भी कांस्टेंट है, एल क्या है, उस कंडक्टर का लेंथ जो हमने लिया है वो भी कांस्टेंट है, ए क्या है, एरिया वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या बचा, एक बचा टाउ, एक बचा क्या, वी। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट थोड़ी है, उसको तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहां से एक बात देखूं, पहले देखते हैं कि टाउ क्या है, ये थोड़ा टाउ की स्टडी करते हैं। तो टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है, जिसके बीच में जो कॉलिजन होता है, सक्सेसिव कॉलिजन। अगर किसी कंडक्टर का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है, तो ये टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। भाई जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है कंडक्टर की, कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा। जब इनिशियल वेलोसिटी का इंक्रीज होगा तो ये फास्ट मूव करेंगे, जब ये फास्ट मूव करेंगे तो ये नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से जल्दी कोलाइड करेंगे। भाई इसकी जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से जल्दी कोलाइड करेंगे, जब जल्दी इलेक्ट्रॉन से नहीं, सॉरी, इसके जो कर्नल है उससे जल्दी कोलाइड करेंगे। जब वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनके बीच का जो टाइम है, बट टाइम क्या था, जब कॉलिजन होते सक्सेसिव, उनके बीच का टाइम था वो रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जब ये कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम डिक्रीज होगा ना। इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर की कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है,
अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ये टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे होगा, अभी बताया हमने। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे ना। जब जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे तो इनका बीच का जो टाइम है, टाइम कोलिजन हो रहा है, उसका जो टाइम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यही डिक्रीज करके क्या होता है, रिडक्शन टाइम। अच्छा, अगर बात करें हम, ये तुम्हारा टेम्परेचर चेंज करने पर है। अगर बात करें किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो ये क्या रिलेशन है, I इक्वल टू, इसे लिखते हैं I इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ, एन ई स्क्वेयर टाउ ए एम एल, ए, ये रिलेशन है ना अभी, हाँ ए एम एल। अगर बात करें हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज हो सकता है। अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, इसका मतलब क्या है, इसमें वी भी है ना, एक वोल्टेज भी तो था बी। अगर टाउ भी कांस्टेंट हो जाएगा उससे, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको ऐसे ले सकते हैं ना, एम एल ई स्क्वेयर ए टाउ एन आई इक्वल टू वी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, एम एल पहले से कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है। सिर्फ टाउ में दिक्कत थी, तो टाउ को भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके। तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। तो क्या हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आई के। चल रहा है कि चल रहा है, वी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई के। और यही क्या होता है तुम्हारा, ओम्स लॉ। क्लास 10th को थोड़ा याद कीजिए, क्या होता था ओम्स लॉ का डेफिनेशन। ओम्स से बताता था, ये तो पता है कि वी डायरेक्ट आई होता है, लेकिन क्या उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टार्टिंग यहीं से करता है ना कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है पहले से ही। क्यों करता है, आपने यहां देख लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो भी करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो भी वोल्टेज होगा वो करंट डायरेक्ट होगा। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है। ये क्या है, ओम्स लॉ। V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। यहां से हमने ये देख लिया, ठीक है, कि ओम्स लॉ आता है। तो जब ओम्स लॉ आता है तो क्या होता है ओम्स लॉ, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, करंट के। या आप डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसको जब मैं हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो एक आता है टर्म R और I, और इसी R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक और डेफिनेशन क्या है इसकी, R इक्वल टू V अपॉन I। द रेशियो ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए ये क्या है तुम्हारा, V इक्वल टू R I, और अभी क्या पढ़ के आए हम, V इक्वल टू एम एल ई स्क्वेयर ए टाउ एन, एम एल ई स्क्वेयर एन टाउ ए और आई, ये भी पढ़ के आए। अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन करें तो आर का वैल्यू क्या निकल के आता है, यहां से आर इक्वल टू आएगा बेटा एम एल ई स्क्वेयर एंड टाउ ए, ये निकल के आएगा ना आर का वैल्यू, ठीक है। तो क्या आया बेटा, आर इक्वल टू एम एल ई स्क्वेयर टाउ ए, यही आएगा ना, हाँ नीचे एन भी आएगा एक,
ठीक है, अब एक बात देखो कि सपोज मान लो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन मैं उस कंडक्टर की जो लेंथ है, एरिया है, उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है? तो R इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर अपॉन टाउ इंटू एल बाई ए। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो ये मेरा पूरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इस कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए नाम देते हैं रो, मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये सिंबल मेरा रो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो यहां से निकल के आता है R इक्वल टू रो एल वाई ए। ये भी क्लास 10th में था डायरेक्ट। क्या था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को मिला के जब उसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। Where rho is equal to m n e स्क्वायर बराबर टाउ। समझ आ रहा है? तो R इक्वल टू क्या है? रो ए बाई एल। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Where rho इक्वल टू m n e स्क्वायर बाई टाउ। रो क्या है तुम्हारा? रो है तुम्हारा रेजिस्टिविटी। अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब देयर एबिलिटी टू resist the flow of electric current। बेसिकली रेजिस्टिविटी इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मींस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज है। ये क्या करता है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, मींस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी क्या है तुम्हारी? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करती है, उसको लेंथ से एरिया से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो ये क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मींस उसका अपोज करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। अब ये इस रेजिस्टेंस से डिफरेंस कैसे है कि सपोज मानो मेरे पास एक वायर है, लंबा सा वायर है, ठीक है, इसका रो दे रखा है ये, और एक दे रखा है इसका आर, राइट? तो रो का हमने जो एक्सप्रेशन देखा अभी क्या था? रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ, एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, देखो मास कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है और टाउ कांस्टेंट, मींस रो क्या रहेगा तुम्हारा? कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए? इस थ्रो आउट जो रॉड है, इसकी सपोज मानो एल लेंथ है और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया होगा ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोल है, ठीक है? तो थ्रो आउट रॉड जो रो है वो सेम है, लेकिन आर क्या है? अगर एक और रॉड लूं मैं जो कि एल बाई 2 की है, अभी इस रॉड का और इस रॉड का, मींस इस वायर का और इस वायर का जो रो है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि रो लेंथ पर और एरिया पर, मींस डायमेंशंस पर कोई भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन जो आर है वो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यही डिफरेंस है आर और रो में। तो प्रॉपर्टी बताया, रो की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये करंट के फ्लो को रजिस्टर करता है, रजिस्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये डायमेंशन से क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये देखो टाउ आ रहा है ना, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ यह है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। देखो एन आ रहा है ना, क्योंकि एन नंबर ऑफ डेंसिटी क्या होगी? मटेरियल मटेरियल चेंज होगी, इसलिए मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कहानी। अभी एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो बोर्ड में आते हैं। हाँ, यूनिट पता है रेजिस्टेंस की क्या है? ओम, और रो की क्या है? ओम मीटर। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आते हैं बोर्ड में, कि सपोज मानो तुम्हारे पास ये एल लेंथ का वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है? लेंथ ऑफ वायर इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए।
अभी क्या दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R, ठीक है, रेजिस्टेंस इज R। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर, इसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या क्या कंडीशन है, पहली लेंथ, जो लेंथ है तुम्हारी L डैश, उसको L/2 कर दो। सेकेंड कंडीशन ये है, एरिया को भी L/2 कर दो। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इससे हाफ लेंथ का, इसी वायर में से अगर हाफ लेंथ इसकी कट करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर इसी वायर का, सेम मटेरियल का अगर एरिया हाफ कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व। सोचिए क्या हुआ, कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट को तो सबसे पहले हमें पता है कि R इक्वल टू रो L/A। ये दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, इसी में से निकल गया है दूसरा वायर, तो उसका रो कांस्टेंट है, मींस रो सेम रहेगा। तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ L और A डैश में। अब ये बोल रहा है कि L डैश तुम्हें पता है कि अगर मैं R डैश निकालूं तो R डैश इक्वल टू आ गया रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश तो पता है कितना हो रहा है L/2, A डैश पता है, नहीं पता है एरिया कितना चेंज हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी लेंथ को आधा किया है। कैसे किया है इसकी लेंथ को आगे, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। आफ्टर कंप्रेसिंग, कट नहीं किया उसको, सिर्फ कंप्रेस किया है। ये ऐसे मस्त वायर था L लेंथ का, इसको क्या किया है, कंप्रेस करके L/2 का कर दिया। पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। L लेंथ का वायर है, उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया L/2 लेंथ का, तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। एक इतना लंबा वायर था, उसको प्रेस करोगे तो कुछ तो एरिया इंक्रीज हो रहा होगा उसका, ठीक है। तो कितना एरिया इंक्रीज हो रहा होगा, तो सबसे पहले एक बात बताओ, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अब रहेगा। ऐसे देख सकते हो ना कि सपोज तुम्हारे पास एक बाल्टी में अगर पानी है, उस सेम पानी को तुम कहीं भी रख लो, उसका जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है पानी की, वो तो सेम ही रहेगी ना। तो क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। पहले एरिया कितना था बेटा A, और लेंथ कितनी थी L। अभी एरिया कितना हो गया A डैश, और लेंथ मान लो कितनी हो गई L डैश। लेंथ हमें पता है कि जब कंप्रेस करने के बाद कितना आ गया L/2, ये आफ्टर कंप्रेसिंग है, ठीक है। तो A L/2 A L से L कट गया, तो तुम्हारा A क्या आ जाता है बेटा, A डैश ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। A क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ A, और A डैश क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ A। तो अभी निकालते हैं R डैश क्या आएगा, R डैश इक्वल टू आ गया रो L डैश अपॉन A डैश। रो L डैश क्या था L/2, A डैश क्या था ट्वाइस ऑफ A, और रो L/A को क्या बोला था हमने R। तो कितना आ गया बेटा, R इक्वल टू, R डैश इक्वल टू R/4, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं क्या, शॉर्टकट में, शॉर्टकट ही होता है ना, ऐसे ऐसा HORT होता है, हाँ ठीक है। शॉर्टकट क्या है, जब तुम्हारी लेंथ में कंप्रेस और ये सब हो रहा हो तो उसके लिए लिखते हैं R न्यू इक्वल टू N स्क्वायर R ओल्ड। अब N स्क्वायर क्या है, N स्क्वायर सिंपल हाउ मेनी टाइम्स लेंथ विल चेंज, लेंथ बाद चेंज, मतलब कितने टाइम्स लेंथ को चेंज किया। अभी क्या किया था हमने, देखो इससे करते हैं, L से क्या किया था L/2, मीन्स हाफ टाइम चेंज किया। हाफ को वैल्यू वहां पुट कीजिए, R न्यू हाफ स्क्वायर R ओल्ड क्या है R, क्या आ गया 1/R। लेकिन अगर ये बोर्ड में करोगे तो आधा मार्क्स ही देगा तुम्हें। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा,
सेकंड क्वेश्चन हमारा होमवर्क के लिए है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसका क्या किया है, एरिया को a/2 किया है। एरिया को a/2 कर दो, कहाँ पे a डैश दे रखा है, इसका a डैश दे रखा है, l डैश निकाल लोगे और वहां से फिर r निकाल लोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।